और मेरे से पूछा भी गया PwC में इंटरव्यू क्रैक होने के बाद। तो उन्होंने मुझे बोला, जब मेरे से डिटेल्स ले रहे थे तो उन्होंने मेरे से 10th के मार्क्स पूछे, +2 के मार्क्स पूछे, 90%, 87% मैंने बता दिए। उसके बाद कहते मैम ग्रेजुएशन के मार्क्स। मैंने कहा मैम मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। कहती कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, CA ही चाहिए हमें, BCom नहीं चाहिए। आज अभी आईसीआई की तरफ से भी आज हिसार ब्रांच की तरफ से प्राइज मिला था। प्राइज आज डिस्ट्रीब्यूशन था। आईसीआई की तरफ से भी हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि पारस के साथ जुड़ के रहना। अब देख लो 10 लाख का पैकेज मिल रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं है कि कोई पैकेज नहीं होते। पारस से पूरा मोटिवेशन मिला था कि मैं एग्ज़ाम टाइम में भी अगर मेरे को एक एग्ज़ाम दे के आई हूँ और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं किसी भी टीचर को, चाहे विवेक सर हैं चाहे सुरेंद्र सर हैं, मैं किसी भी टीचर को कॉल कर लेती थी। पर्सनली ऐसा होता था कि एग्ज़ाम टाइम में भी मैं पारस में आ जाती थी कि सर मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो रही हूँ, मुझे कुछ मोटिवेट कर दो ताकि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाऊँ। उसके कारण मैं पूरी मोटिवेट पारस की वजह से ही रही थी, पारस की टीम की वजह से, पारस के टीचर्स की वजह से। पारस पे आती थी तो भी मैं टीम मैम को, शालू मैम को बोलती थी कि मुझे अभी मिलवा दो, किसी भी टीचर से मिलवा दो, लेकिन 5 मिनट मुझे मिलवा दो। तो साथ के साथ शालू मैम मेरे को मिलवा देते थे किसी से भी। उसकी वजह से मेरा 4th अटैम्प्ट में विद 430 मार्क्स क्लियर हुआ। और और एक जिद मेरी यही थी कि मैंने हर अटेम्प्ट मैंने यही बोला था कि मुझे देने बोथ ग्रुप हैं। मैम आपने इंटर में बोथ ग्रुप दिए थे या सिंगल सिंगल करके मैंने सिंगल दिए थे। अच्छा, अटेम्प्ट लगा था क्या बुक? नहीं, इंटर में IPCC में मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं लगा था। तैयारी करने की कोई स्ट्रेटजी? पारस के अकॉर्डिंग चलो, सीरियसली पारस की टीम के अकॉर्डिंग। पारस के टीचर्स ने जैसा बोल दिया आपने होमवर्क करना है तो वही करके आना है, नहीं तो नहीं। CPT में विवेक सर की तारीफ कर बहुत करूँगी मैं, लेकिन मेरे पास +2 में इकोनॉमिक्स नहीं थी। तो विवेक सर को फ़ोन करती थी, विवेक सर से पूछती सर आप एक बात, तो मुझे डाउट लेने हैं, कोचिंग सिरसा से ले रही हूँ लेकिन डाउट विवेक सर से ले रही हूँ। कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कैसे पता लगा? फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी आदमपुर में +2 में, तो राकेश सर वहाँ पे सेमिनार देने आए थे, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि मुझे CA ज्वाइन करनी है। फिर सेकंड अटैम्प्ट में विवेक सर ने मेरी मतलब इतनी हेल्प करी है, तो मेरे 149 मार्क्स आए थे 200 में से। अच्छा मैम जैसे कि हमें पारस के जैसे स्टडी मैट है, ठीक है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, हमें कोई डाउट नहीं है। बट कई बच्चे कहते हैं कि सिर्फ पारस को मतलब प्रेफर मत करो, पारस के स्टडी मैट को प्रेफर मत करो, जो ICI का स्टडी मैट है उससे भी आप स्टडी करो। तो हमें कोई एक्स्ट्रा करना चाहिए सिर्फ पारस के मैट उसको? पारस की बुक में सब इन्वॉल्व है, कोई ज़रूरत नहीं है स्टडी मटेरियल देखने के लिए। उसके बाद पारस की बुक में स्टडी मटेरियल के सब क्वेश्चन सब कुछ इन्वॉल्व है, उसके बेस पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। कोई इशू नहीं है कि आपको ICA का स्टडी मैट दोबारा उठाना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपने ICA का स्टडी मैट उठा लिया तो वही बुक रखना, और अगर आपने पारस की बुक उठा ली तो वही रखना। अगर आपने दोनों एक साथ ले ली ना, फिर आप पास नहीं हो सकते। दो बुक्स के पीछे भागते भागते आप कभी क्लियर नहीं कर सकते। अब इस अटेम्प्ट में मैंने यही सोचा था। मैंने एक्चुअली मेरे पास कोस्ट की 3-4 टीचर्स की बुक्स थी, तो मैं हर बार यही होता था कि कोस्ट में कभी इसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया, कभी इसको पढ़ लिया, लेकिन वो मैं कंफ्यूज रही थी। वही मेन बात है, एक ही चीज पे रहें आप, बारी बारी डाइवर्ट ना हो, कोई भी पकड़ ले। अब ऑडिट में मैंने कोचिंग नहीं ली थी, फाइनल में खुद की थी। कुछ गौरव सर ने सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से। मैं डाउट लेने गौरव सर से आती थी, और सिर्फ मैंने ये सोचा था कि सिर्फ स्टडी मैट उठाना है, तो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही ऑडिट सिर्फ स्टडी मटेरियल से की थी। और ऑडिट में कहते हैं CA फाइनल में पास होना भी मुश्किल हो जाता है, और मैंने इस लास्ट अटैम्प्ट में भी 51 मार्क्स स्कोर किए थे, इस बार भी 51 मार्क्स स्कोर किया है ऑडिट में। 40 लाने भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि जो मेरे पिछला अटैम्प्ट था उसमें रैंकर्स के भी 40 मार्क्स थे ऑडिट में, और मेरे 51 मार्क्स थे। तो गौरव सर तो फाइनल पढ़ाते ही नहीं, तो फिर तो सही हेल्प कर पा रहे थे गौरव सर? Yes, जो भी सर, डाउट्स थे आपके मेरे तो लिए ही गौरव सर ने ऑडिट में। लॉ भी मैंने कोचिंग तो ली थी, लेकिन मैंने उसको बस ऐसे ही फटाफट, और मैं गौरव सर को फ़ोन करती थी कि सर ये डाउट है लॉ में। सर मेरे को थोड़ी देर बाद या तो कॉल कर लेते थे या मैसेज पे रिप्लाई दे देते थे। तो मैंने ऑडिट लॉ की गौरव सर के भरोसे है, और मेरे लॉ में तो
58 मार्क्स भी आए हुए हैं, मुझे इस बार याद नहीं एक्चुअली 53 थे कि 48 थे, ऐसे ही कुछ थे। मैं एक्चुअली पारस को फैमिली की तरह मानती थी, मतलब पारस की टीचर से मैं पूरी तरह कनेक्टेड थी, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए पारस के टीचर्स ही थे। विवेक सर को कह लो, सुरेंद्र सर को, ठीक है, राकेश सर तो स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि ममता आप एक दिन सीए जरूर बनोगे, तो वो एक मोटिवेशन था। एक बार ममता अभी सीए फाइनल का पेपर दे के आई और रोना कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं नहीं देती अगला पेपर। मैंने कहा तेरे को कोई फेल नहीं कर सकता इस पेपर में, तू पास है, मेरे से लिखवा ले, ये हुआ है। पेपर देखा तो मैंने कहा नहीं तू छोड़ दे इसको, ये हुआ है, जाओ। जबकि मैंने फाइनल का पेपर देखा, मैंने कहा हाँ मैंने देख लिया, तू पास है, चल अगला पेपर तैयारी करो, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो। सही में विवेक सर ने ऐसा ही मेरे को होता, बहुत आपको वो भी किया यही था। करना है कि छोड़ दो, जो हो गया वो ठीक है। बाद में क्या होता है, जिसमें हम रो रहे थे उसमें पास हैं, अगले वाले में फेल हो गए। ऐसे डीटी का पेपर था मेरा, डीटी का पेपर दे के आई ना, तो पेपर लग भी रहा था कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मेरे को डाउट भी था कि शायद 40 भी ना बने। तो मैंने विवेक सर को बोल किया, मतलब शाम से करने लगी थी जैसे ही मैं एग्ज़ाम दे के आई। तो विवेक सर कहते ममता नहीं छोड़, इस पेपर को तो तू भूल जा, क्योंकि अगर इस पेपर के चक्कर में बैठी रहेगी तो अगला नेक्स्ट पेपर, अब नेक्स्ट पेपर की एग्जामिनेशन लेंगे। आईडीटी लास्ट एग्ज़ाम था बल्कि मेरा, तो उसके बाद फ्री होना था, तो सर कहते उसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तैयारी कर। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं, पर दिल कहाँ मानता है ध्यान तो वहीं था। फिर जब जैसे ही विवेक सर से बात हुई तो फिर मेरे आईडीटी में 58 मार्क्स थे, आईडीटी में और उसमें बल्कि कितना है? आईडीटी में मेरे हर तीनों अटेम्प्ट से 45 मार्क्स थे। मेरी आईडीटी मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैं सर को ये बोलती थी सर डीटी तो मेरा अच्छा था और डीटी का एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो शायद मैं ग्रुप 2 क्लियर ना कर पाऊँ। तो सर कहते कोई नहीं ममता, तू आईडीटी अच्छे से कर ले, तू क्लियर कर लेगी। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं लगता। तो फिर मैंने जब आईडीटी की प्रिपरेशन की, तो आईडीटी में मैं अब मार्क्स देखती हूँ 45 से 58 का गैप, सिर्फ वो एक लाइन की वजह से, विवेक सर की लाइन की वजह से। वाह 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 वाह। अब आप देखो कि हमारे पास कितने ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ममता ने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस किया है। ये आपको ये बात सीखनी है, हमारे लिए सभी बराबर हैं, ठीक है। अब जो एक्सप्रेस करेगा, बता जाएगा, उसको हम लोग हेल्प कर देंगे। अब कोई बताएगा नहीं तो हमें क्या पता। तो ममता से आपको ये बात सीखनी है कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, या कोई और आपके +1 2 के टीचर्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीखना है। क्योंकि मैंने ये कुछ बातें ऐसी होती है कि शायद हम फैमिली में पेरेंट्स को नहीं बोल पाते, तो मैं टीचर्स को आके बोल देती थी कि सर ये इशू है, और सर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। मैंने आपको ना पारस पे थोप दिया था सीरियसली, मतलब पारस के टीचर्स के ऊपर, मतलब किसी भी टाइम फ़ोन कर लेना, किसी भी टाइम बस ये कह देती मैं मैसेज करके विवेक सर को या सर कितने बजे कॉल करूं, मुझे आपसे बात करनी है, बस। वो मोटिवेशन था मेरे लिए, बहुत अच्छा मोटिवेशन था। ये कहते हैं कि शायद आईपीएस इंटर के बाद हमारा लिंक टूट जाता है, लेकिन कोई कोई एक होते हैं स्टूडेंट जिनका पारस के इस टीचर से लिंक वैसे ही रहता है जैसे स्टार्टिंग से होता है। दिल्ली मीडियोकर फॉर्म से की थी मैंने। तो मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि आर्टिकलशिप जो है वो मीडियोकर से करनी चाहिए, बिग फर्म से करनी चाहिए, या मतलब कैसे करनी चाहिए? वो तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि मीडियोकर से आप सारे में अच्छे हो जाओगे, सभी में फील्ड में, और क्या कहते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी आपको। जैसे अभी आपने आर्टिकलशिप में ऑफिस लाइफ भी देखी है आपके सीए की, आपके सीए के ऑफिस में कैसे डील कर रहे हैं, और आपने खुद जॉब भी की आर्टिकलशिप में, जैसे आप आर्टिकल थे, तो आप किसको प्रेफर करते हो, ऑफिस को या जॉब को? मैं तो जॉब को ही प्रेफर करती हूँ। ऑफिस में भी ये है कि अपने ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है, जॉब में उनका काम करना है, उसके बाद अपने घर पे आना है, टेंशन किस चीज़ की है। मैम बट ऑफिस में ये भी तो है कि आप खुद के मालिक हो, आपकी मर्जी है, आपकी रेपुटेशन है, जो में आपको फिर वही अगले का एम्प्लॉय रहना पड़ेगा। वो तो रहना पड़ेगा, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस खोलने के लिए पहले बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। आजकल सीए प्रैक्टिस खोलने के लिए जैसे अब मैं मानसा में रहती हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस खोलने का कोई बेनिफिट नहीं है।
क्योंकि ऑलरेडी सीए बैठे हैं तो उधर तो वहीं जाएंगे ना क्लाइंट्स, तो फिर जो भी अब पेरेंट्स अगर प्रैक्टिस खोलूँगी तो पेरेंट्स तो यही कहेंगे ना यहीं पे कब खोलो, तो फिर एक बार वैसे तो प्रैक्टिस खोलने का मेरा मन है पूरा, लेकिन थोड़े टाइम में एक्सपीरियंस ले आऊँ जॉब का, उसके बाद प्रैक्टिस करूँगी। आपने मीडियोकर फर्म में अपनी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की, टॉप फर्म्स में आपकी जॉब लगी, पीडब्ल्यूसी को शायद नंबर 1 ही मानते हैं सभी, ऐसा बिग 4 में वो 1 नंबर पे ही आती है या बिग 4 कैटेगरी में आती है, तो अच्छा स्टैंडर्ड है उसका। और तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा, इंटरव्यू में क्या एक्सपीरियंस रहा? जो एक्चुअली मैं ना दिल्ली ना हमारा कैंपस के लिए सेमिनार हुआ था, इंटरव्यू से पहले कैंपस प्लेसमेंट का न्यूली क्वालिफाइड के लिए दिल्ली में सेमिनार हुआ था, तो मैं वैसे ही गई थी, मतलब शायद इन्जॉयमेंट के लिए कह लो ना, कि वैसे ही चले जाते हैं कि खाना भी मिलेगा, 500 रुपये तो कैंपस के दे रखे हैं मिलना हो जाएगा सारे। हाँ, सबसे न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलना हो जाएगा, ऐसे ही गई थी। लेकिन वहाँ ना कुछ बातें ऐसी थी कि उन्होंने मेरे को मोटिवेट कर दिया था कि आप ना, अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा ना, कैंपस इंटरव्यू, मैंने कैंपस में इंटरव्यू दिया था, उसमें सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उस टाइम उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा ना, तो आप ऐसे मत कहना कि नो सर आई हैव नो आंसर, बट आप ना एक कॉन्फिडेंस लेवल और अपने फेस पे स्माइल रखना, ठीक है, और पूरा ना ऐसे दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस आपका इंटरव्यू क्लियर करा सकता है, ये नहीं कि आप, मेरे को शायद, मुझे नहीं पता, मेरे को क्योंकि मेरी मीडियोकर फर्म से थी तो मुझे नहीं लगता था कि मैं बिग 4 में जाऊंगी, तो मेरे को लगता था कि शायद मैं स्पेशलाइजेशन कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगी। तब मेरे को यही, मैं सर से आई थी, मतलब मैंने राकेश सर को भी 1-2 बार बोला था, सर मेरी जॉब लगवा दो, मुझे नहीं लगता कि मैं बिग 4 में जा पाऊंगी, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस सेमिनार ने मेरे को जब ये बात बोली, उस सेमिनार में जब किसी सर ने ये बात बोली ना कि जो भी कोई क्वेश्चन आए ना तो पूरी कॉन्फिडेंटली, चाहे गलत आंसर दे देना, पर आइज़ कांटेक्ट मत हटाना और फेस पे स्माइल और अच्छे से आंसर देना, तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छे से क्रैक हो जाएगा। मेरा ऐसे ही हुआ था। मैं एक्चुअली जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना कैंपस का, ऑनलाइन था, जूम मीटिंग पे, तो पूरी रेडी शेडी होके, सीरियसली पूरी रेडी शेडी होके, ठीक है, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं फॉर्मल, मम्मी कहती कहाँ शादी शुदी में जा रही है या पार्टी में जा रही है, मतलब फॉर्मल डाल के पूरे अच्छे से फेस मेकअप करके, ठीक है, प्रॉपरली जैसे ऑफिस में जा रही हूँ ना, वैसे गई थी, वैसे इंटरव्यू दिया मैंने घर बैठ के। तो उसने यही चीज़ देखी थी मेरे फेस पे, उसने मेरे को लगा भी था कि शायद मैंने 1-2 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, पर उस टाइम यही हुआ था कि शायद को मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे, और मैं श्योर हो गई थी इंटरव्यू देने के बाद, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर है, और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। फर्स्ट इंटरव्यू दिया था मैंने पीडब्ल्यूसी का, और फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था। देखो, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और वहाँ पे गए भी इंजॉय करने जा रहे हैं, पर वहाँ सीखा। आप ये देखो ना कि हम किस माइंडसेट से जा रहे हैं, बट वहाँ एकदम टर्निंग की नहीं, अच्छी बातें मिल रही हैं। अब ऐसे तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप लोगों के लिए सब चीज़ें, और भी बहुत चीज़ें होंगी, तो स्टूडेंट्स कई बार नहीं ध्यान देते, तो एक एक चीज़ को ध्यान देखो कि कहाँ क्या बात हो रही है, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, तो ठीक है। स्टडी की इम्पोर्टेंस है, उनको पता, स्टडी को उन्होंने चेक करना ही नहीं था, उन्होंने कहा सीए क्लियर कर रखा है, और क्या है भाई, एट द स्पॉट कोई चीज़ नहीं आई, नहीं आई, वो तो देख, आगे फ्यूचर में काम करना होगा तो देख लेंगे बुक में क्या भाई, क्या सेक्शन है, क्या पॉइंट है, देख लो। तो उनको तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, नहीं पता होता सीए फ्रेशर है। उसके बाद जो वो क्वेश्चन पूछते रहे तो मैं आंसर, मैंने एक क्वेश्चन के आंसर में मैं नहीं अटकी थी। अगर आप एक क्वेश्चन के आंसर में अटक गए ना, जैसे आप पापा, जैसे हम एग्ज़ाम देने भी जाते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन में अटक गए ना, हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे, हम आगे के कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ दो या उसको गलत लिख दो, एक बार दोबारा कर देंगे, बट एक अटकना इसको, क्योंकि हम एग्ज़ाम में तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसको छोड़ दें, अब इंटरव्यू में तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता ना कि इसको छोड़ दें, एक बार दे दो आंसर, अगर लेकिन आप अटक गए ना, फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे इंटरव्यू को। कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल, मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी वीक थी, तो मेरे को डाउट, सीरियसली मेरे को डाउट था कि शायद मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊँगी। तभी मैंने राकेश सर को साफ साफ बोल रखा था कि सर मेरी जॉब लगवा दो, चाहे बैंक में लगवा दो, कहीं मर्जी लगवा दो। तो लेकिन जब मैं इंटरव्यू दिया और मेरी कम्युनिकेशन स्किल, एक कॉन्फिडेंस उनकी वजह से
सीरियसली उन्होंने जो जो लाइनें वो ना एक्चुअली लाइंस भी बता रहे थे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आंसर ऐसे देना, उसका ये आंसर देना। वही कम्युनिकेशन स्किल मेरे इस टाइम, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस मेरा वो सेमिनार वाला काम आ रहा था। हाँ। देखा, हर स्टेप पे हर बात की अपनी वैल्यू है, ठीक है ना। और वो एक्चुअली सीए स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन पे इस पे टाइम नहीं मिलता, सिलेबस ही इतना है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहो अपना, थोड़ा थोड़ा बस। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से थी और आदमपुर में भी तो बड़े बड़े छोटे से स्कूल से थी, 10th तक बड़े छोटे स्कूल से। +1 +2 मैंने गवर्नमेंट से की थी, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल +1 +2 तक भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी ना। मैंने इंग्लिश कभी बोल के ही नहीं देखी थी, लेकिन सेमिनार ने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। मैम जैसे अभी आपने सेमिनार की बात करी, तो कई बार जैसे आईसीआई या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाता है कि जो हमारे वेलफेयर के लिए होते हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि हम सोचते हैं कई बार मन में आती है कि यार छोड़ो ऐसे सेमिनार को, क्या करेंगे जाके, स्टडी करते हैं या अपना बुक्स पढ़ते हैं या अपनी क्लास लगाते हैं। तो मैम क्या हमें उस सेमिनार में जाना चाहिए या डिपेंड करता है ना वो सेमिनार किस बेस पे। अब हमारा तो था ही सीए फाइनल क्लियर होने के बाद था कि ये सेमिनार बहुत, मुझे लगा भी था कि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन कोई अलग सी चेंज आ जाए। तो अब तो जब आपका स्टडी लेवल है तो शायद आप इस टाइम सेमिनार अटेंड भी नहीं कर पाओगे। फ़िलहाल तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, अभी तो आप थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट ही कर सकते हो। बाद में जैसे आर्टिकलशिप के टाइम वैसे आप ये चीज़ें देख सकते हो। अभी तो स्टडी का टाइम है तो स्टडी पे ही फोकस रखना होगा। मैम आपने सीए के साथ साथ ग्रेजुएशन भी किया नॉन डेंटल? मैंने कुछ नहीं किया, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। और मेरे से पूछा भी गया पीडब्ल्यूसी में इंटरव्यू क्रैक होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बोला, जब मेरे से डिटेल्स ले रहे थे तो उन्होंने मेरे से 10th के मार्क्स पूछे, +2 के मार्क्स पूछे, 90%, 87% मैंने बता दिए। उसके बाद कहते मैम ग्रेजुएशन के मार्क्स, मैंने कहा मैम मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। कहती कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, सीए ही चाहिए हमें, बीकॉम नहीं चाहिए। सीए को पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दे दिया तो हम बीकॉम का क्या करना है। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं शायद अभी कुछ ना कुछ तो, अब सीए बन गए तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसमें जैसे आफ्टर सीए शायद 10 से 15 कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइजेशन डीसा हो गया, डीसा है जैसे, हाँ, तो वो कर सकते हैं। कोई हाँ, 3 मंथ्स का है, कोई 6 मंथ ACA का हो गया, है, बहुत से कोर्स हैं वो करने हैं। तो बीकॉम से अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में प्रोफेशनल बन गए हो, सीए बन गए हो, तो बीकॉम तो कोई मायने रखती नहीं है। अब तो स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है, तो वो बहुत सारी वैरायटीज है, किस में आपका इंटरेस्ट है, किस में ऑडिट में जाना है आपने, या बैंक ऑडिट करनी है डीसा कर लो, हाँ। ऐसे स्पेशलाइजेशन कोर्स करो, फ़ायदा तो उसी में ही है। इसमें जैसे आपके पास भी ऐसी सेमिनार्स की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उसमें ये देखना होता है कि वो किस वक्त आया। एग्ज़ाम के वक्त आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल जाना पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन अटेंड कर लिया, तो वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वो सेमिनार अटेंड करते रहो, इधर स्टडी डिस्टर्ब हो जाए। एज पर सिचुएशन है सारा। तो क्या कहते हैं, आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से अच्छी चलती आई है कि आप इनका होमवर्क करते आए हो, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो बड़ी इजीली सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो ना, कि क्योंकि मेरा क्या था पहले ऑलरेडी, मेरा एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे साथ कोस्ट में ऐसा हुआ था। मैंने शाम को, मेरे पास नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम था, मैंने जब पिछला डे तो मैंने ख़राब कर ही दिया था। जिस दिन एग्ज़ाम दे के आते हैं उस दिन ऑलरेडी ख़राब होता है, क्योंकि थके हुए होते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे स्टार्ट करी कोस्ट की स्टडी, तो मेरे को शाम को 4 बज गए, तो मेरा सिर्फ 1 चैप्टर हुआ था, ठीक है। और मैंने निखिल सर को, बाई चांस उस टाइम मेरी शायद किसी से बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने निखिल सर को कॉल किया, सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। कहते ममता तूने पहले पढ़ी हुई है ना कोस्ट? मैंने कहा यस सर, बट मेरी कोस्ट में एक्चुअली मैं जो सेकंड ग्रुप था ना, मेरा कोस्ट की वजह से रह रहा था, और इस बार मैंने कोस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मेरा एक ही चैप्टर शाम को 4 बजे तक हुआ है, नेक्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम है। तो सोचो कैसे, और थे मेरे पास 11 चैप्टर थे, 10 चैप्टर पेंडिंग है। और जब मैंने वो इतने अच्छे से किए हुए थे, तो मैंने नोट्स उठाए, जो मैंने नोट्स खुद बना रखे थे टीचर्स के, नोट्स उठाए, फटाफट नोट्स। फिर मेरा जो 4 बजे बाद जो स्पीड, निखिल सर से बात करने बाद जो स्पीड बनी ना,
फटाफट, क्योंकि मैंने प्रिपेयर अच्छे से की हुई थी। वो मेरी फ्रेंड्स भी देख रही थी। मैंने उनको बोला सेकंड चैप्टर कंप्लीट, आधे घंटे में मैंने उनको बोला सेकंड चैप्टर कंप्लीट। फिर 1 घंटा हुआ, मैंने उनको बोला थर्ड चैप्टर कंप्लीट। ऐसे करते करते मैंने रात को 1 बजे तक 11 चैप्टर कंप्लीट। वो कहते यार 4 बजे तो तूने स्टार्ट किया था, तो ये 1 बजे तक तेरे 11 चैप्टर कंप्लीट कैसे हुए? अब तुम कह रहे हो कि हमारे पास 1.5 दिन है। सोचो मैंने 4 बजे से लेके रात को 1 बजे तक सीए फाइनल के कोर्स की प्रिपरेशन इतनी देर में कर दिया है 11 चैप्टर को। तो तुम्हारे पास तो फाउंडेशन है ना सर इनकी? फाउंडेशन का सिलेबस है, तुम्हारे लिए तो 1.5 दिन बहुत ज़्यादा है। होती है सीएस में, नहीं होती छुट्टी। सीएस के पेपर्स में छुट्टी नहीं होती। पहले सीए में भी नहीं होती थी, अभी कुछ सालों से हुई है। पहले कंटिन्यू एग्जाम होता था, कोई भी सीएस के 9 एग्जाम होते हैं फाइनल के। मेरा ब्रदर सीएस कर रहा है, 9 एग्जाम होते हैं फाइनल के लगातार एक फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप का, ऐसे होते हैं। एक तो होता है कि फर्स्ट ग्रुप के हो गए, चलो अगर आपने एक ग्रुप दिया तो उनका होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 9 सीधे होते हैं रेगुलर। तो अब ये ना माना करो कि हमारे पास छुट्टी है। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो छुट्टी से तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, तब तो हमारे पास 2 घंटे भी बहुत हैं। ठीक है, प्रिपरेशंस पहले ही करनी है। वो एग्जाम में तो बस तो ठीक है, जस्ट एक देख लिया उतना ही समय वही है। सिर्फ वो नोट्स देख लिए बस जो ठीक हमने इतने टाइम से हमने नोट्स बना लिए, या इतने टाइम से जो सर ने पढ़ा रखा है वो जाते जाते वो देख लिए और आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि जैसे ही हम लोग लगभग 2.5 साल का समय है, ठीक है, तो उस फाइनल की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? मैंने एक्चुअली 6 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, उसके बाद 7th मंथ मैंने FR फर्स्ट होता है FR CA फाइनल का, और FR की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। और सोचो मैंने 7th मंथ FR की कोचिंग स्टार्ट करी और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में FR में एग्जामिशन ले ली थी। तब की कोचिंग ली हुई भी मैंने एग्जामिशन फर्स्ट अटैम्प्ट में ले ली थी। तो ऐसा नहीं है कि हम एंड टाइम पे कोचिंग लेके आपको क्लियर करोगे। स्टार्टिंग से ही आप अच्छी वो ग्रैब ले लोगे, अच्छा ग्रैब कर लोगे सिलेबस को, तो बहुत जल्दी CA क्लियर हो जाएगी। मेरे तो कुछ पर्सनल इश्यूज थे तो था, बाकी बहुत जल्दी मतलब 6 महीने मैक्स आप इंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि हमें इंजॉय CA बनने बाद करनी है। आज मैं जो लेवल पे खड़ी हूँ ना, मेरे लिए बहुत है। पहले इंजॉय ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने पे फोकस करो ना, लाइफ इंजॉय तो बाद में भी हो जाएगी। अभी ममता के फादर ने, पेरेंट्स ने मतलब सब पूरी छूट दी है कि अब सारे डिसीजंस तेरे रहेंगे। पहले जब तक सीए नहीं बन रहे थे तो वो इसके डिसीजंस में इंटरफेयर कर रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, अब पूरी छूट है। आज मैंने 1 दिन पहले बताया था पापा मेरे को हिसार जाना है, हिसार ब्रांच की तरफ से फेरी स्टेशन प्रोग्राम है। पापा कहते हैं ठीक है बेटा जाओ, किस टाइम जाना है कैसे जाना है वो आप देख लेना, किस टाइम प्रोग्राम है। मैं सुबह 6 बजे मानसा से बस पे चली थी और 9:30 यहाँ पे आ गई थी। नहीं तो पेरेंट्स कहते हैं गर्ल्स को, क्योंकि 6 बजे आजकल सुबह सुबह अंधेरा होता है, नहीं तो पेरेंट्स कहते हैं गर्ल्स को 6 बजे इतनी जल्दी जाके क्या करोगे। मैं सुबह सुबह 6 बजे आ गई थी, वहाँ से फ्रीडम मिल गई एक तरह से कि हाँ जाओ, अब कोई इशू नहीं है। अब वो फैमिली की फाउंडेशंस में फ्रीडम हो गई, फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो फ्रीडम है और वो फ्रीडम ही हमें कॉन्फिडेंस देती है लाइफ में। फिर हम आज मेरे को सुरेंद्र सर यही बोल रहे थे, कहते ममता तेरे फेस पे इतनी अच्छी स्माइल कैसे है। मैंने कहा सर पारस में आई हूँ ना, इसलिए स्माइल तो अपने आप आएगी। फैमिली की तरह माना था, मतलब फैमिली अलग सपोर्ट करती है, फैमिली का सपोर्ट होता है, लेकिन सेकंड फैमिली मेरे लिए यही थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये बात शेयर, मैं आज भी कोई भी बात अभी भी मैं को शेयर करके आई हूँ सर सी बात। मैं ये नहीं सोचती कि मैं घर पे बताने से पहले मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। ठीक है जी, ओके, दे ममता को इजाज़त। ठीक है ममता, थैंक यू वेरी मच।